हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर और इस नई वीडियो के अंदर। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग लघु बीजाणु जनन के बारे में बात करने वाले हैं। पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने पुंकेसर के बारे में और लघु बीजाणु धानी के बारे में बात करी थी। आज उसी को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो लघु बीजाणु धानी क्या करती है, जैसे मान लो लघु बीजाणु धानी के बारे में मैंने पढ़ाया था आपको कि प्रत्येक जो कोश होता है उसमें 2 लघु बीजाणु धानियाँ होती है, 2 पालियाँ होती है, प्रत्येक पाली में 2 लघु बीजाणु धानियाँ होती है। तो इस प्रकार से कुल 4 लघु बीजाणु धानियाँ होती हैं एक पराग कोश में। 4 लघु बीजाणु धानियाँ कहाँ पर होती है? एक पराग कोश के अंदर होती है। ठीक है, तो ये परागकोश जैसे जैसे क्या होगा, परिपक्व या मैच्योर होएगा, वैसे वैसे ये चारों लघु बीजाणु धानियाँ भी क्या होगी? मैच्योर होगी। तो ये लघु बीजाणु धानियाँ क्या करेगी? फिर अर्धसूत्री विभाजन करेगी। कौन सा विभाजन? अर्धसूत्री विभाजन करेगी और अर्धसूत्री विभाजन करके क्या कर लेगी? अब लघु बीजाणु धानी, बीजाणु नाम आ रहा है ना, तो क्या निर्माण करेगी? बीजाणु का निर्माण करेगी। तो ये क्या करेगी? बीजाणुओं का निर्माण करेगी। तो ये क्या कर देगी? बीजाणु का निर्माण कर देगी। कितने बीजाणु होंगे? वो 4 बीजाणु होंगे, 4। और ये चारों बीजाणु क्या होंगे? एक चतुष्क यानी 4 की पंक्तियों में व्यवस्थित होंगे, एक चतुष्क के रूप में व्यवस्थित होंगे। इसीलिए इनको चतुष्की लघु बीजाणु या चतुष्की बीजाणु कहा जाता है। चतुष्क के रूप में व्यवस्थित होते हैं या चतुष्टय के रूप में व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, जैसे इस प्रकार से, ये देखिए इस प्रकार से कुछ व्यवस्थित होते हैं। इस प्रकार से भी हो सकते हैं, ये रेखित रूप हो गया इनका। एक इस प्रकार से भी हो सकते हैं ये चारों। ठीक है, किसी प्रकार से हो सकते हैं, अलग अलग प्लांट्स के अंदर अलग अलग होता है। तो ये चतुष्क के रूप में व्यवस्थित होते हैं। इनको ही क्या कहा जाता है? परागकण या लघु बीजाणु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परागकण या लघु बीजाणु। और इस प्रक्रिया को, जिसमें लघु बीजाणु धानी अर्धसूत्री विभाजन द्वारा क्या करे? बीजाणु का निर्माण करे, वो भी किसके रूप में? चतुष्क के रूप में, या लघु बीजाणु का निर्माण करे, तो इसे कहते हो लघु बीजाणु जनन। इस कंप्लीट प्रोसेस को क्या कहते हो आप? लघु बीजाणु जनन। ठीक है, पूरी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा ये तो स्टूडेंट्स, परागकणों और लघु बीजाणु में छोटा सा डिफरेंस है, मैं आपको अभी बताता हूँ। जो परागकण होते हैं, परागकण है, जब परागकोश का स्फुटन होगा या परागकोश स्फुटित होगा, तो ये जो परागकण है ये तो क्या हो जाएंगे? बाहर निकल जाएंगे। किससे? परागकोश से ये बाहर निकल जाते हैं। कौन? परागकण। परागकोश से बाहर, परागकण तो परागकोश से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन जो लघु बीजाणु हैं वो बाहर नहीं निकलते, उसके अंदर ही रहते हैं। ठीक है, लघु बीजाणु परागकोश के अंदर रहते हैं। छोटा सा डिफरेंस है। और जब ये चतुष्य जब विलगित हो जाएगा, मतलब ये 4 बीजाणु आपस में जुड़े हुए थे, रेखित रूप से जुड़े हो सकते हैं, इस रूप से जुड़े हो सकते हैं, तो ये चारों जब इनकी जब भित्ति विलग हो जाती है या अलग हो जाते हैं आपस में, तो ये परागकोश से बाहर निकलते हैं। और बाहर निकलते ही इस प्रकार से रचना दिखाई देती है, गोलाकार। ठीक है, किसी भी कलर के हो सकते हैं, अलग अलग पौधे के परागकण अलग अलग कलर के होते हैं। तो ये परागकण बाहर निकलते हैं और क्या करते हैं? नर युग्मकोद्भिद, यानी आप याद रख सकते हो, नर युग्मक की भांति व्यवहार करते हैं। कौन? परागकण। कहाँ से बाहर निकलने के बाद? परागकोश के बाद। यदि मैं कलर की बात करूं, जैसे कि आपने हिबिस्कस का नाम सुना होगा, या जिसे बोलते हो गुड़हल। लगभग सामान्यतः घरों में मिल जाती है, एक फ्लावरिंग प्लांट है। तो अब गुड़हल को या इसके जो पुष्प होते हैं, उसके पुष्प को जब आप छुओगे ना, उसे टच करोगे, तो उससे कुछ पाउडर निकलेगा। पाउडर समान
पाउडर निकलेगा कुछ, और इसका कलर होगा पीला। ये पीले रंग का पाउडर ही क्या है, इसके परागकण है। क्या है, इसके परागकण है। तो हिबिस्कस में आप चेक कर सकते हो, कई बार आपको दिख जाएंगे। वैसे स्पष्टतः आंखों से नहीं दिखते ये, इनको माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। माइक्रोस्कोप से ही आप इन्हें चेक कर सकते हो। अब बात आ गई कि माइक्रोस्कोप से कैसे चेक करेंगे। तो माइक्रोस्कोप से चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, पहली बात तो माइक्रोस्कोप से चेक करने के लिए परागकण लेने हैं। बहुत सारे परागकण ले लें या फिर 1-2 ही ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। परागकण ले ले, फिर उनके ऊपर क्या छिड़क दें, थोड़ा 1 बूंद या 2 बूंद क्या ले लें, पानी छिड़क दें। पानी छिड़कने के बाद उनकी क्या कर लें, स्लाइड तैयार कर लें। स्लाइड तैयार करने के बाद उन्हें क्या रख दें, माइक्रोस्कोप के लेंस के नीचे रखें, और माइक्रोस्कोप के लेंस को सही तरीके से सेट करके उसे माइक्रोस्कोप में आप देख सकते हो। किस तरह, 1 बूंद पानी डालना है बस। परागकण की थोड़ी सी स्ट्रक्चर मैं आपको बता देता हूँ कि परागकण कैसे होता है। तो परागकण जो होता है, इस तरह से गोलाकार संरचना होती है। वैसे ये ज़रूरी नहीं है गोलाकार हो, अलग अलग जो प्लांट्स हैं उनके परागकण अलग अलग होते हैं। इस तरह से 2 भित्ति पाई जाती है इसके बाहर, परागकण के बाहर, और बीच में क्या होता है, एक केंद्रक। इस तरह से, ठीक है। 2 भित्तियाँ पाई जाती है। बाहरी जो भित्ति होती है उसको बोलते हो बाह्य चोल, ये होती है बाह्य चोल। बाह्य चोल, या इसको इंग्लिश में बोलते हो एक्साइन। ज़्यादातर एक्साइन इंटाइन, एक्साइन ही होगा, एक्साइन। ज़्यादातर ये एक्साइन इंटाइन ही देखने को मिलता है, अंदर वाली को बोलते हो इंटाइन। ये होता है एक परागकण का डायग्राम, ठीक है। उसके बाद मैं अगर बात करूं तो परागकण की आकृति के बारे में थोड़ी सी बात कर ले। तो परागकण, इस चित्र को आप देखकर बता दोगे कि परागकण की जो आकृति होती है वो क्या होती है, गोलीय होती है। यानी परागकण क्या होते हैं, गोलाकार होते हैं, ठीक है। परागकण जो होते हैं तो गोलाकार होते हैं परागकण, और इनका व्यास लगभग होता है 20 से 25 माइक्रोन। 20 से 25 माइक्रोन होता है इनका व्यास, ठीक है, माइक्रोमीटर होता है। इन्हें सुस्पष्ट देखने पर 2 परतें दिखाई देती है, जैसे मैंने आपको बताया। बाहरी परत होती है बाह्य चोल, जिसको एक्साइन बोलते हो। आंतरिक परत होती है उसे बोलते हो एंटाइन, ठीक है। इसके अलावा इन पर एक पदार्थ का जमाव पाया जाता है जो कि है स्पोरोपोलिनी। स्पोरोपोलिनिन पदार्थ का जमाव पाया जाता है, जो कि पादप जगत का अब तक का ज्ञात सर्वाधिक कठोर कार्बनिक पदार्थ है। सर्वाधिक कठोर कार्बनिक पदार्थ है कौन, प्लांट के अंदर पाया जाने वाला स्पोरोपोलिनी, ठीक है। स्पोरोपोलिनी क्या करता है, आपका परागकण को सुरक्षा प्रदान करता है। ये क्या होता है, उच्च ताप, इन्हें आप विलग नहीं कर सकते, यानी इसे तोड़ नहीं सकते। उच्च ताप पर भी गर्म कर दीजिए आप इसे, चाहे अम्ल व क्षारों का अगर आप छिड़काव करेंगे तो भी ये विलग नहीं होता इतनी आसानी से। यानी बहुत कठोर पदार्थ है, ये कार्बनिक पदार्थ है। पादप जगत का सबसे कठोर पदार्थ कौन है, स्पोरोपोलिनी है। इसको कोई भी एंजाइम क्या नहीं कर सकता, कोई भी एंजाइम विलगित या विघटित नहीं कर सकता, कोई भी एंजाइम इसे तोड़ नहीं सकता। आज तक कोई एंजाइम ऐसा बना ही नहीं है स्पोरोपोलिनी को तोड़ दे, ठीक है। तो यानी बहुत कठोर पदार्थ होता है। परागकण के लगभग चारों ओर क्या पाया जाता है, स्पोरोपोलिनी का जमाव पाया जाता है। लेकिन स्पोरोपोलिनी के बाह्य चोल पर एक जगह क्या नहीं होता, इस तरह होता है परागकण, एक जगह क्या नहीं होता, जमाव नहीं होता। यहाँ पर एक जगह जमाव नहीं होता स्पोरोपोलिनी का, और सारी जगह स्पोरोपोलिनी पाया जाता है। यहाँ पर नहीं पाया जाता, उसको बोलते हो जनन छिद्र। जनन छिद्र यानी स्पोरोपोलिनी का जमाव परागकण पर जहाँ नहीं है, मतलब वहाँ पर क्या है, उसका जनन छिद्र है, या जनन रंध्र भी बोलते हो इसे। अब जो स्पोरोपोलिनी से जुड़ी एक और बात बताता हूँ। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए क्या कारण है कि इतने हज़ारों करोड़ों साल पुराने परागकण भी आज तक सुरक्षित रूप से जीवाश्म के रूप में मिले, तो इसका कारण है स्पोरोपोलिनी। स्पोरोपोलिनी इतना अत्यधिक कठोर पदार्थ होता है कि ये उच्च ताप, अम्लों व क्षारों एवं किसी एंजाइम के प्रभाव में भी नष्ट नहीं होता। इसी के कारण इतने
जो पुराने परागकण है, हज़ारों करोड़ साल पुराने परागकण, वो भी कई बार क्या चट्टानों के बीच में सुरक्षित रूप से मिलते हैं, जीवाश्म के रूप में मिलते हैं। कौन? परागकण। किसके कारण? स्पोरोपोलिनियन के कारण। अब मैं बात करूं कि परागकण की आंतरिक भित्ति की, या जो परागकण जो होता है उसकी अंतःचोल की, तो परागकण की जो अंतःचोल होती है, अंतःचोल वो बनी होती है पेक्टिन तथा सेल्यूलोज की। किसकी बनी होती है? पेक्टिन तथा सेल्यूलोज। बाहरी परत किसकी थी? बाहरी परत थी स्पोरोपोलिनियन की, जबकि आंतरिक परत किसकी बनी होती है? पेक्टिन तथा सेल्यूलोज की बनी होती है। अभी मैंने परागकण का डायग्राम आपको दिखाया था, तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि साइटोप्लाज्म भरा हुआ था, यानी जीव कोशिका द्रव्य भरा हुआ था। जो कोशिका द्रव्य जो होता है किसका? परागकण का, वो एक भित्ति द्वारा क्या रहता है? आवृत रहता है। कोशिका द्रव्य किसके द्वारा? भित्ति के द्वारा, भित्ति द्वारा आवृत रहता है। ठीक है। जब परागकण क्या हो जाता है? मैच्योर हो जाता है, यानी परिपक्व हो जाता है। पहले तो ये क्या था? जो अपरिपक्व अवस्था में था, लेकिन जब ये परिपक्व या मैच्योर हो जाता है तो इसमें दो प्रकार की कोशिकाएं बन जाती है। एक कोशिका तो होती है जनन कोशिका और दूसरी होती है कायिक कोशिका। ठीक है। इन दोनों को मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताता हूँ कि इनका निर्माण कैसे होता है। तो देखिए, ये है एक परागकण, ये है एक परागकण। सबसे पहले इसकी ये है एक्साइन, ये है एंटाइन, ये है इसका केंद्रक, और इसके यहाँ पर जो मैंने कुछ नहीं बना रखा वहाँ पर इसका कोशिका द्रव्य। अब जैसे जैसे इसकी कोशिका विभाजन करेगी वैसे वैसे यहाँ पर निर्माण होता जाएगा, और इस साथ ही इसका क्या होगा? कोशिका द्रव्य विभाजित हो जाएगा। और यहाँ पर दो तो क्या बन जाएगी? रसदानियाँ। पहले क्या बनेगी? दो रसदानी बनेगी, रसदानी बनेगी, और साथ में जो केंद्रक है वो थोड़ा नीचे आ जाएगा और बन जाएगी, इसका नाम हो जाएगा फिर क्या? केंद्रकी। केंद्रकी बन जाएगी। उसके बाद इनमें और विभाजन होगा, और क्या बन जाएंगे? एसीमेट्रिक तंतु बन जाएंगे। एसीमेट्रिक तंतु ये विभाजन के दौरान बनने वाले तंतु होते हैं। अब ये तंतु बन जाएंगी, ऊपर की ओर क्या बन जाएगी? ये कोशिका बड़े स्पेस में कोशिका समान संरचना बन जाएगी। और जैसे जैसे और विभाजन होगा तो लास्ट में जाकर ऊपर की ओर क्या बनेगी? आपकी कायिक कोशिका, और नीचे की ओर क्या बनेगी? जनन कोशिका। ये कोशिका कौन सी है? कायिक कोशिका है। अब यहाँ से आपकी मेन बात शुरू होती है। ये जो कायिक कोशिका होती है, ये क्या होती है? ये खाद्य पदार्थों का क्या करती है? भंडार रखती है, या अपने पास स्टोरेज करती है खाद्य पदार्थों को। और जबकि यहाँ पर नीचे की ओर क्या पाई जाती है? जनन कोशिका। जनन कोशिका क्या करती है? जो खाद्य पदार्थ है उनका भंडारण ना करके क्या करती है? प्रजनन में सहायक होती है। कौन? जनन कोशिका। ठीक है। तो ये दो प्रकार की कोशिकाएं यहाँ पर बनती है, और जो ये जनन कोशिका है ये इससे अलग नहीं होती, इसी के कोशिका द्रव्य में तैरती रहती है। कौन? जनन कोशिका। तो ये दो प्रकार की कोशिकाएं बनती है। मैंने आपको बताया था परिपक्व हो जाता है जब परागकण, तो उसमें दो प्रकार की, एक जनन कोशिका और एक कायिक कोशिका। जनन कोशिका होती है वो छोटी होती है तथा प्रजनन में सहायक होती है। कायिक कोशिका होती है वो बड़ी होती है तथा क्या करती है? खाद्य पदार्थों का भंडारण करती है, या अपने पास स्टोरेज करती है खाद्य पदार्थों को। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये थी परागकण के बारे में थोड़ी सी जानकारी। इस वीडियो के अंदर हमने आपको लघु बीजाणु जनन के बारे में बताया था, परागकण के बारे में बताया कि परागकण की आकृति कैसी होती है, परागकण दिखता कैसे होता है, इसकी कितनी भित्तियाँ होती है, किसका बना होता है ये, इसका व्यास क्या होता है, इस सब के बारे में हमने पढ़ा। और साथ ही में हमने पढ़ा कि इसमें दो प्रकार की कोशिकाएं, उनको एक डायग्राम के थ्रू भी हमने समझाया। अगली आने वाली वीडियो के अंदर हम परागकणों को ही आगे स्टडी करने वाले हैं। थोड़ी सी उसके बारे में और है, आपकी बुक में दी हुई और काफ़ी जानकारी दी हुई है, तो उन सब के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।